अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक आर्थिक गतिविधि वह गतिविधि होती है जो धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए की जाती है, वो आर्थिक गतिविधि कहलाती है। जो पैसा कमाने, आर्थिक गतिविधि का मतलब है पैसा कमाना, धन कमाने के लिए जो गतिविधि की जाती है, जो एक्टिविटी की जाती है, वो आर्थिक गतिविधि कहलाती है। ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय प्राप्त की जाती है, पैसा कमाया जाता है, उसे आर्थिक गतिविधि बोला जाता है। एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के अंदर आता है अर्थव्यवस्था के घटक क्षेत्र जो होते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इनका संचालन जो होता है, संचालन कैसे किया? संगठित क्षेत्र के द्वारा, संगठित क्षेत्र और जो स्वामित्व होता है, मालिक जो इनके होते हैं, जो स्वामित्व होता है एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर स्वामित्व होता है और एक निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर होता है, और एक पब्लिक सेक्टर का क्या होता है? स्वामित्व होता है। तो ये अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों में से पहला क्षेत्र आता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसका उत्पादन जो होता है प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए कृषि, मत्स्य पालन, उद्यान विज्ञान, बागवानी, ये सारा का सारा क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर का क्या होता है? काम होता है। वही द्वितीय क्षेत्रक वह क्षेत्रक होता है जहाँ प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल ले करके द्वितीय क्षेत्र में ला करके उसे तैयार माल में क्या किया जाता है? बदला जाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर उगाया आलू, प्राथमिक क्षेत्र में उगाया गया आलू द्वितीय क्षेत्र में आलू से बनाया जाएगा चिप्स। प्राथमिक क्षेत्र में उगाया गया गन्ना द्वितीय क्षेत्र में से गन्ने से बनाया जाएगा चीनी और गुड़। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर उगाया गया कॉटन, रुई, द्वितीय क्षेत्र में उससे बनाया जाएगा कपड़ा। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर उगाया गया धान, द्वितीय क्षेत्र में उसे तैयार होकर के बनाया जाएगा चावल। वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर के नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है द्वितीय क्षेत्रक कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। ये औद्योगिक क्षेत्रक में भी आता है औद्योगिक क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक के अंदर सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसके अंदर आता है तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के सहायक के रूप में क्या करता है? काम करता है। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसके अंदर आता है बीमा, बैंकिंग, परिवहन, ये सारी की सारी संदेशवान, ये सारी सुविधाएं इसके अंदर शामिल की जाती हैं। सेवा क्षेत्रक में उत्पादन गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती हैं, जैसे डॉक्टर, वकील आदि की सेवा, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर विकसित करना आदि, ये सारी सेवाएं आती हैं। तीनों क्षेत्रकों को ऐतिहासिक बदलाव हुआ है भाई। 1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता है, अधिशेष भोजन का उत्पादन होता है, लोगों ने ऊर्जा का विनिर्माण की दिशा में चैनलाइज किया। बहुत ही जल्द द्वितीय क्षेत्रक की प्रमुखता क्या हुई मिली? द्वितीय क्षेत्रक की प्रमुखता व भागीदारी क्या हुई? बढ़ी जीडीपी में। प्राकृतिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास के कारण सूचना और प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन आदि तृतीय क्षेत्र की प्रमुखता मिली। 2011-12 में भारतीय जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 60% के आसपास हुई, यानी पूरे देश के अंदर जो जीडीपी होती है, देश की जीडीपी के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है वो किसका होता है? तृतीय क्षेत्रक का। तृतीय क्षेत्रक के अंदर 2011-12 के हिसाब से तृतीय क्षेत्रक के द्वारा जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन 60% के आसपास में है। अगला टॉपिक आता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? एक साल में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का, एक घरेलू अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन सभी का जोड़ सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी उत्पादक क्षेत्र हो, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के द्वारा जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उन सभी का जोड़ क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यहाँ पर दिखाया गया है पर्सनल कंजप्शन, यानी परिवार क्षेत्र के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग, दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, कपड़ा लत्ता, दूध, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, इन सब पर। गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं पर भी है, सड़क, पुल, बांध, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब को बनाने में खर्च किया जाता है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट, यानी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जितने भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ये चार के चारों सेक्टर के द्वारा जितने भी इनकम जनरेट की जाती है
उन सारे के सारे इनकम का जो जोड़ होता है, आय का जो जोड़ होता है, वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या क्या है? दोहरी गणना की समस्या का मतलब, दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों को उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ा हुआ होता है। अंततः समाधान के लिए केवल अंतिम वस्तु के मूल्य को ही जोड़ा जाता है। दोहरी गणना की समस्या का मतलब यह है कि एक ही वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय में यानी सकल घरेलू उत्पाद में दो या दो से अधिक बार जोड़ दिया जाता है, तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। कल्पना कीजिए कि आपने गेहूं का उत्पादन किया, फिर आपने गेहूं को क्या किया, बेचा, जब बेचा तब जोड़ दिया गया, फिर गेहूं से बना आटा बना, आटा के जब फिर से बेचा गया, आटे को भी जोड़ दिया गया। तो ये दोहरी गणना की समस्या, यानी एक ही वस्तु के मूल्य को दो बार बार क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो इससे बचने के लिए हम केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय में, सकल घरेलू उत्पाद में शामिल करते हैं। भारत में तृतीयक क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है? भारत में तृतीयक क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है? क्या रीजन है जिसके कारण तृतीयक क्षेत्रक सबसे आगे है? तो यहाँ लोगों की बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत बेस जो नीड होती है, आधारिक जो ज़रूरत होती है, वो सबकी बुनियादी सेवाएँ प्रदान करता है। अस्पताल की सेवाएँ, पोस्ट ऑफिस की सेवाएँ, टेलीग्राफ की सेवाएँ, संचार की सेवाएँ, बीमा की सेवाएँ, बैंकिंग की सेवाएँ, ये सब कुछ प्रदान करता है। लोन की सुविधाएँ बैंक वाले, कृषि उद्योग के विकास के लिए परिवहन, व्यापार जैसी गतिविधियां क्या होती हैं? महत्वपूर्ण होती हैं। लोगों के आय के स्तर बढ़ने के साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की आवश्यकता या मांग उत्पन्न हुई है। सूचना और संचार पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई हैं। यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तृतीयक क्षेत्रक बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार, सबसे अधिक संख्या में लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों को क्या करता है? रोजगार प्रदान करता है। हालांकि अगर हम प्राइमरी सेक्टर से तुलना करें तो सबसे ज़्यादा रोजगार प्राइमरी सेक्टर में होता है। तृतीयक क्षेत्र के अंदर रोजगार का अवसर क्या होता है? कम होता है। सबसे ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र पर रोजगार के लिए निर्भर करते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होने का कारण क्या है? यानी तीन के तीनों सेक्टर एक दूसरे पर निर्भर क्यों होते हैं? तीन के तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर क्यों होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीन के तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने और वितरण के लिए नई तकनीकी और परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। तो नई तकनीकी कहाँ से आएगी? द्वितीयक क्षेत्र से। परिवहन कहाँ से आएगा? प्राथमिक क्षेत्र से। परिवहन कहाँ से आएगा? सेवा क्षेत्र से, यानी तृतीयक क्षेत्र से। विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चे माल की, अगर द्वितीयक क्षेत्र की बात करें, द्वितीयक क्षेत्र को कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? प्राथमिक क्षेत्र से, यानी द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की सहायता जो होती है वो सेवा क्षेत्र के द्वारा की जाती है, जैसे नए रोजगार के अवसर के बारे में पता करना, भंडारण की सुविधा, बैंकिंग की सुविधा, यातायात की सुविधा। ये सारी की सारी सुविधाएं कौन दे रहा है? ये सारी सुविधाएं कौन देगा? ये तृतीयक क्षेत्र के द्वारा दिया जाता है। तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है। किसी एक की भी क्षेत्र की अनुपस्थिति का अर्थ होगा कि दूसरे सेक्टर, बाकी बचे दो सेक्टर, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। प्रचंड बेरोजगारी, अगली हेडिंग आती है प्रचंड बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी वह स्थिति होती है जहाँ पर कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर जो ज़रूरत है वर्कर की, यानी मजदूर की ज़रूरत है, 4 मजदूर की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर 8 या 10 मजदूर लग करके क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। 4 मजदूर काम करेंगे तो भी उतना ही उत्पादन होगा, 8 या 10 मजदूर लग करके काम करेंगे तो भी उतना उत्पादन होगा। तो ऐसी स्थिति को ही क्या बोला जाता है? छिपी हुई बेरोजगारियाँ। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी, सबसे अधिक प्राथमिक क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जाए? अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जाए? अतिरिक्त जो रोजगार है उसका सृजन कैसे किया जाए और अधिक? तो छोटी अवधि के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 में, यह योजना 2005 में लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? किस मजदूर को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, 100 दिन रोजगार देने की गारंटी, और यदि उसे रोजगार नहीं मिलता है तो उसे 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 में क्या की गई थी? लागू की गई थी।
और रोज़गार ना मिलने पर रोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्य करने का स्थान होगा। 1/3 रोज़गार महिलाओं के लिए सुरक्षित होगा, यानी महिलाओं को 1/3 रोज़गार मिलेगा। गरीबों में भी, अति गरीब लोगों को भी रोज़गार प्रदान किया, यानी आरक्षण भी, इसमें भी क्या है, आरक्षण है, जहाँ पर महिलाओं को भी आरक्षण किया गया है और अन्य जाति, अन्य अनुसूचित जनजाति और और दलित जाति को भी आरक्षित किया गया है। दीर्घकालीन उपाय, कृषि सुविधाओं में क्या किया जाए? अगर हमें दीर्घकालीन रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं तो कृषि सुविधाओं में सुधार करना चाहिए। सस्ती दर पर कृषि पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए बैंकों के द्वारा। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए। विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना की जानी चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं पर बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। शिक्षित बेरोजगारी, भारत के अंदर एक गंभीर समस्या है शिक्षित बेरोजगारी। भारत के अंदर शिक्षित बेरोजगारों की बड़ी संख्या है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, शिक्षा पद्धति ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ डिग्री देता है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री देता है, यानी उपाधि प्रेरक है, रोजगार प्रेरक नहीं है। तो जिसकी वजह से भारत में पढ़े लिखे युवाओं की जनसंख्या बहुत ही क्या है, ज़्यादा है, और पढ़े लिखे जाने के बाद उनके हाथ में कोई स्किल है नहीं, जिसकी वजह से उनको रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया। काम का अधिकार, सक्षम ज़रूरतमंद ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष 100 दिन का रोजगार गारंटी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। असफल रहने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कहते हैं। संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र ये सरकारी क्षेत्र होते हैं। इसमें वह उद्यम या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा निर्धारित नियमों और विनियमों का अनुपालन करके काम करवाते हैं। संगठित क्षेत्र के अंदर काम कर रहे लोगों के लिए, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्राप्त लाभ क्या क्या प्राप्त होता है? संगठित क्षेत्र के अंदर काम के घंटे निश्चित होंगे, निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त, यानी ओवर टाइम दिया जाएगा, ओवर टाइम का अलग से पैसा दिया जाएगा। 8 घंटे से अगर ज़्यादा काम करेंगे तो अलग से पैसा मिलेगा। चिकित्सा सुविधाएं एवं पेंशन की सुविधाएं प्राप्त करवाई जाएंगी। सवेतन अवकाश भविष्य निधि का सेवानुदान किया जाएगा, पीएफ फंड बोनस मिलेगा। कार्यस्थल पर उचित वातावरण और न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। अनुचित शोषण नहीं किया जाए। अनुचित शोषण का मतलब है काम ज़्यादा देर तक करवा रहे हैं, मजदूरी कम दे रहे हैं, या फिर मजदूर 8 घंटे काम करना चाहता है उसे 4 घंटे के काम करवा रहे हैं, तो ये शोषण होता है मजदूर का। असंगठित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर काम के घंटे निश्चित नहीं है, कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है। तो दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर इसके अंदर क्या किए जाते हैं, सम्मिलित होते हैं। छोटी और बिखरी हुई इकाइयों जो अधिकांशतः नियंत्रण से बाहर है से निर्मित होता है, यहाँ प्रायः सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ क्या हैं? यह क्षेत्र सरकारी नियमों विनियमों को नहीं मानते, न्यूनतम वेतन मिलता है, रोजगार की अवधि या कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होती, किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता, निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर दे रखा है। संगठित क्षेत्र में वेतन ज़्यादा मिलता है, असंगठित क्षेत्र के अंदर वेतन कम मिलता है। संगठित क्षेत्र की नौकरी सुरक्षित होती है, असंगठित क्षेत्र की सुरक्षित नहीं होती। कार्य करने की स्थितियां क्या होती, कंडीशन अच्छे होते हैं संगठित क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र के अंदर स्थित नहीं होती। कर्मचारियों का योजनाओं में लाभ प्राप्त होता है लेकिन इसमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। कार्य अवधि, कोई निश्चित कार्य अवधि नहीं होती है। संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थितियों में अंतर। भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र में होने के कारण क्या है? कृषि एक असंगठित क्षेत्र है क्योंकि काम के घंटे निश्चित नहीं है, इसके अंदर बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है। कृषि मजदूरों के दैनिक मजदूरी के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं दी जाती है। रोजगार सुरक्षित नहीं मिलता, मजदूरों की सुरक्षा नहीं है, नियम और विनियम का अनुपालन नहीं होता। संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग जिनको संरक्षण दिया जाना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के अंदर जो भूमिहीन किसान हैं, कृषि श्रमिक है, छोटे व सीमांत किसान है, काश्तकार, बटाईदार, काश्तकार जो दूसरे के खेतों में खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, बटाईदार, शिल्पी आदि, इन सब को संरक्षण देने की आवश्यकता, यानी इनके जॉब सुरक्षित की जानी चाहिए। शहरी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिक हो गया, निर्माण श्रमिक हो गए, व्यापार और परिवहन में कार्यरत, कबाड़ व बोझा ढोने वाले लोगों को संरक्षण की काफ़ी ज़्यादा क्या है आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व और सरकार की सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं, वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या
कंपनी के हाथों में होती है वो निजी क्षेत्र कहलाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में अंतर क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र पर संपत्तियों का सरकार का नियंत्रण है भैया। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाएंगी। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। रोजगार की सुरक्षा दी जाती है। सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। वहीं निजी क्षेत्र के अंदर ऐसा नहीं है। परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व है। सारी चीज़ें एक व्यक्ति या निजी कंपनी के हाथ में होती हैं। अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। रोजगार व श्रमिक सुरक्षा नहीं होते हैं। सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः नहीं दी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र का राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें ढांचागत सुविधाएं, कृषि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व विक्रय में सरकारी सहायता व अनुदान दिया जाता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर योजनाएं बनाई जाती है और श्रमिकों को अच्छे कार्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है और वेतन प्रदान किया जाता है। तेजी से बढ़ता जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करता है? देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है। कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। संसाधनों पर बोझ, उपलब्ध संसाधनों पर मांग का दबाव बढ़ता जा रहा है। अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न का स्तर पर आ रही है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती जा रही है, उपलब्धता कम होती जा रही है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की विधियाँ क्या क्या है? क्षेत्रीय शिल्प उद्योग और सेवाओं को प्रोत्साहन देना होता है। पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करना है। अनावश्यक सरकारी नीतियों और नियमों में परिवर्तन करना है। मूलभूत सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। आसान शर्तों पर ऋण व आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या है? असिंचित भूमि, यानी भूमि के खेती करने के लिए, भूमि पर खेती करने के लिए सिंचाई की सुविधा नहीं है। आय में इनकम कभी घटती है और कभी बढ़ती रहती है। कर्जा का बोझ ज़्यादा है। मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं है। कृषि कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज मजबूरी में व्यवस्था के अंदर क्या करना पड़ता है? बेचना पड़ता है। कृषि में अधिक रोजगार पैदा करने के उपाय क्या क्या है? किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है। सूखे क्षेत्रों की सिंचाई के लिए बांध बनाए जाते हैं। बीज और उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाती है। भंडारण की सुविधा प्रदान की जाती है। परिवहन सुविधाओं को बढ़ाया जाता है।